अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची में ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के बाद कराची के हालात में बेहतरी भी हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन के बावजूद टारगेट किलिंग हो रही है। पहले सियासी होती थी, अब फिरका वाराना हो रही है। और इन हालात में जब इल्जामात और दावे हो रहे हैं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बहुत सारी ऐसी किलिंग, ऐसी टारगेट किलिंग जो फिरका वाराना लगती थी, उसमें भी ऐसा लगा कि शहर के अंदर बाकायदा तौर पर इस तरीके से मुख्तलिफ किलिंग की गई ताकि हालात ख़राब नज़र आए, शहर में कराची ऑपरेशन फ्लॉप होता नज़र आए। फिरका वाराना किलिंग के खिलाफ भी और साथ साथ गिरफ्तारियों के खिलाफ आज कराची में मुजाहरे भी होते रहे, ट्रेन के रास्ते बंद कर दिए गए, पुलिस वार्निंग देती रही मुख्तलिफ गिरफ्तारियों के खिलाफ, जिसमें आपके इल्म में है कि जो गिरफ्तारियां हुई। और उसके बाद आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो केस जो पिछले कई सालों से हल नहीं हो रहे थे, उनमें पिछले 24 घंटों में गिरफ्तारियां हुई। 24 घंटे के अंदर अंदर इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन हो गई। 24 घंटे के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन होने के बाद खुद मुराद अली शाह साहब ने मुनासिब समझा कि वो मीडिया के कैमरों के सामने आए और बताएं कि 9 बड़े वाकयात, वो 9 बड़े वाकयात जिनके बारे में इतनी कयासराइयां हुई, सियासी जमातों पर इल्ज़ाम लगते रहे, मुत्तहिदा पर इल्ज़ाम लगते रहे, खबरें लीक होती रही, मीडिया पर चलती रही कि अमजद साबरी के कत्ल में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुलव्विस हो सकती है और लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। खबरें चलती रही कि जो मिलिट्री पुलिस के लोग मारे गए उसमें अलकायदा मुलव्विस हो सकती है, दहशतगर्द मुलव्विस हो सकते हैं। वज़ीर आला सिंध ने आज ये बताया कि फैसल रज़ा आब्दी को गैर कानूनी असला रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है और अगर वो लाइसेंस दिखा दें तो उन्हें छोड़ देंगे। हालांकि 2 दिन तक ये खबरें चलती रही कि फैसल रज़ा आब्दी को जो पटेल पाड़ा में किलिंग हुई, उस हवाले से तहकीकात के लिए गिरफ्तार किया गया। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और घर पर रेड हुआ तो उनके घर से कुछ असलहा भी बरामद हुआ जिसका लाइसेंस मौजूद नहीं था। उनके भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तमाम का असले का लाइसेंस मौजूद है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया कि महज असले के लाइसेंस एक मसला है, उसका लाइसेंस दिखा दें तो फैसल रज़ा आब्दी को रिहा कर दिया जाएगा। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 9 ऐसे केसेस की तफसील बताई जिन्हें हल कर लिया गया है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी का कत्ल, जिसने पूरी दुनिया में खबरें बनाई, इस कत्ल के बाद कयासराइयां हुई, लेकिन कत्ल के पीछे 2 अफराद का गिरोह निकला। चाहे मारूफ कव्वाल अमजद साबरी का कत्ल हो, सदर पार्किंग प्लाजा के करीब 2 आर्मी एहलकारों का कत्ल हो, एम ए जिना रोड पर मिलिट्री पुलिस एहलकारों का कत्ल हो, पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग हो या दूसरे हाई प्रोफाइल केसेस, 9 ऐसे बड़े केसेस हैं जिनके पीछे 2 अफराद मुलव्विस हैं और इन मुल्जिमान की गिरफ्तारी की तफसीलात आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुद मीडिया के सामने बताई। CTD की टीम हमारी, जो एक ट्रांसनेशनल टेररिस्ट इंटेलिजेंस सेल है जिसको उमर खताब साहब हेड करते हैं, उन्होंने एक मेजर ब्रेक थ्रू किया है और लियाकताबाद के इलाके से 2 अशखास जो हैं वो गिरफ़्तार किए हैं। एक का नाम इसहाक एलियस उर्फ बॉबी और दूसरे का नाम आसिम एलियस कैप्री, उनको गिरफ्तार किया। मुराद अली शाह ने आज उस हाई प्रोफाइल केस के हल होने की खबर दी जिसके बाद MQM की जानिब उंगलियां उठी थी। खबरें सामने आती रहीं कि अमजद साबरी के कत्ल के पीछे मुबैना तौर पर MQM मुलव्विस है। कोई भत्ते का मामला है जिसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया, कोई कहता कि प्रॉपर्टी का मामला है जिसकी वजह से उन्हें कत्ल किया गया। MQM की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि अमजद साबरी के कत्ल के पीछे पाक सरजमीन पार्टी है जो उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहती थी, लेकिन उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से MQM की तरफ इशारा किया गया और अब वज़ीर आला सिंध की जानिब से बताया गया है कि अमजद साबरी कत्ल केस के पीछे ना पाक सरजमीन पार्टी है ना MQM, बल्कि लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप है। वज़ीर आला सिंध ने यह भी बताया कि मुल्जिम आसिम उर्फ कैप्री, जो मारूफ कव्वाल अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्विस है, वो अमजद साबरी के मोहल्ले में रहता था। अहम बात यह है कि आसिम उर्फ कैप्री पहली बार गिरफ्तार नहीं हुआ, बल्कि वो माजी में कई बार गिरफ्तार हुआ और फिर छूट गया। आपको दिन भर मीडिया में बताया गया कि उन्हें चौधरी असलम ने भी इसे गिरफ्तार किया था और उसके बाद ये छूट गया था। मगर हम आपको ये बताते चलें कि जब चौधरी असलम ने गिरफ्तार किया, जुलाई 2013 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो खुद चौधरी असलम ने यह बताया कि उन्हें वो इसे पहली दफा गिरफ्तार नहीं कर रहे, बल्कि ये उससे पहले भी गिरफ्तार हुआ और छूट गया था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि इसे दोबारा गिरफ्तार किया गया। देखिए कि चौधरी असलम ने क्या कहा। बिन बदर उर्फ विक्की उर्फ यासर, नंबर 2 आसिम उर्फ कैपरी, नंबर 3 कादिम शाह वल्द खुदाबख्श। मुल्जमान का ताल्लुक नईम बुखारी ग्रुप से है। साजिद कुरैशी जो MP थे MQM के, उनको इस बात में मारा कि उनका ताल्लुक MQM से था। इससे पहले
जी इनमें से एक आध मुल्जमान पकड़ा गया है, आसिम पकड़ा गया। आसिम पहले भी पकड़ा गया, आसिम पहले भी पकड़ा गया था, आज एक दफ़ा फिर पकड़ा गया है, 2 दफ़ा रिहा हो गया। क्या गारंटी है कि एक दफ़ा फिर रिहा नहीं होगा? क्या गारंटी है कि आज जितनी बातें बताई जा रही हैं ये अदालत के सामने भी चार्जशीट की जाएंगी? पिछले 24 घंटों में जो गिरफ्तारियां हुई उनमें इसाक उर्फ बोबी और आसिम उर्फ कैपरी की गिरफ्तारी बहुत अहम है। इस हवाले से आज वज़ीर आला ने यह भी बताया कि पिछले 24 घंटों में कानून नाफिज करने वाले एहलकार सोए तक नहीं हैं और इतनी कम मुद्दत में उन्होंने ये ब्रेक थ्रू हासिल किया। सवाल यह पैदा होता है कि मुल्जिम गिरफ्तार होते हैं, JITs बनती हैं, JITs बनने के बाद टाइम लगता है, फिर तहकीकात सामने आती हैं, 9 बड़े हाई प्रोफाइल केसेस 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी के बाद उन सब का नतीजा सामने आ जाए, चीफ मिनिस्टर खुद मीडिया के सामने आए और ये बताएं कि ये इन्होंने किए थे, जितनी बड़ी बड़ी क़याद सराइयाँ थी उनका दम तोड़ें। वज़ीर आला सिंध ने बड़े केसेस के हल करने की खबर दी, साथ ही उन्होंने लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप के अहम दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का भी बताया। लेकिन इस साल फरवरी में DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लश्कर जंगवी नईम बुखारी ग्रुप का नेटवर्क तोड़ दिया। 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, आपने इन तमाम वाकयात में देखा होगा, जिनको मैं हाई वैल्यू दहशतगर्द कह रहा हूं। एक मुसन्ना है जो कि अलकायदा सब कॉन्टिनेंट का नायब अमीर है, कराची में बेस था, 1.5 करोड़ हेड मनी। एक नईम बुखारी है, लश्कर जंगवी का अमीर है सिंध का और पाकिस्तान का नायब अमीर था, 2 करोड़ इसकी हेड मनी थी, कराची में था। मुन्ना है जो LEJ कराची का नायब अमीर है और इस पे 50 लाख हेड मनी थी। ये मैंने आपको बताया, ये 97 जो पकड़े गए हैं उनमें ये शामिल है। 100% ये नेटवर्क इस वक्त ये पकड़ा गया। नईम बुखारी ग्रुप जब उसको मुकम्मल तौर पर उसका नेटवर्क तोड़ा गया तो ये 2 लोग कैसे फिर मुनज़्ज़म हुए, कैसे इन्होंने दोबारा कार्रवाइयाँ की? क्या जो CTD है जो कार्रवाइयाँ करती है, जिसने आज ये 9 अफराद जो कत्ल थे उस हवाले से भी 9 कार्रवाइयों के हवाले से भी ये मसला रिजॉल्व किया, क्या उन्हें नईम बुखारी की तरफ से कोई लीड मिली, उससे तहकीकात की हैं, क्या ये मामला है? इस सब पर बात करते हैं। राजा उमर खत्ताब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज CTD। उमर खत्ताब साहब बहुत शुक्रिया, आज आपकी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी तारीफ की, मगर अहम मामला यह है 9 बड़े केसेस इतने अरसे से रिजॉल्व नहीं हुए। अचानक कुछ किलिंग्स कराची में होती हैं, मीडिया पर हाइप होती है, 24 से 48 घंटों में गिरफ्तारी करके आप पूरा केस रिजॉल्व कर देते हैं 9 हाई प्रोफाइल केसेस का। चीफ मिनिस्टर साहब खुद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये तो JITयां बनती हैं, रिमांड लिए जाते हैं, तब केसेस नहीं हल होती है। 24 से 48 घंटे में क्या ऐसा हो गया कि सब हल हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ी साहब, मसला ये है कि ये 24 घंटे का मसला नहीं है। ये इस केस पे मैं जिस दिन से ये 7 जवान हमारे पुलिस के शहीद हुए थे उस दिन से हम काम कर रहे थे और ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर होती जा रही थी, लेकिन जब तक मुलजिम पकड़ा ना जाए तो सारी चीज़ें वेरीफाइड नहीं होती। जब ये मुलजिमान पकड़े गए उसके बाद सीनियर अफसरान को जब बताया और जो उनको पता था मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसके ऊपर, उसके बाद हमारे IG साहब ने और हमारे एडिशनल CTD ने उसको डायरेक्ट खुद सुपरवाइज़ किया, हर चीज़ को एक एक चीज़ को वेरीफाइड किया उन्होंने। हमने फॉरेंसिक की हेल्प ली, मुलजमान की इंटरोगेशन को मद्देनज़र रखा, सामने रखा और जो जो एविडेंसेस हमारे पास मौजूद थी उनको बाकायदा फॉरेंसिक लैब से वेरीफाइड कराया, जो कि डिजिटल लैब है जिसमें ह्यूमन एरर तो हो सकता है लेकिन मशीन इतनी कम्प्रिहेंसिव उसका टेक्नोलॉजी है कि उसमें अभी तक कोई ऐसा एरर सामने नहीं आया। तो इसलिए इतनी जल्दी हमें ये फॉरेंसिक के जरिए और मुलज़म के इंटरोगेशन में चीज़ें डिक्लेयर हो गई कि ये फलाने इतने 28 केसेज हैं टोटल जो अभी तक उस मशीन के जरिए डिटेक्ट हुए हैं। वेपन मिले हैं और वेपन भी बहुत बड़ी तादाद में मिले हैं, उन सब का फॉरेंसिक हो रहा है। तो मतलब ये सिर्फ असलहे की बुनियाद पर कि असलहे को सिस्टम में डाला, हम भी अपने प्रोग्राम में बताते रहे कि जी एक असला यूज़ हुआ है मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, ये सिर्फ असलहे की बुनियाद पर हुआ कि अमजद साबरी, MP पुलिस, अहले तशी किलिंग, पुलिस किलिंग, इन सब में एक ही ग्रोह निकला या पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन थी या सिर्फ असलहे का डाला सिस्टम में और आ गया सर? देखें जी, ये पहले से इन्फॉर्मेशन मैं ज़रा अपने CTD अपने एक तरीकाकार उसका चीज़ों का असेसमेंट करने का, और हमारे पास में एक्सपीरियंस होता है तो हम उस चीज़ को उसी पैरा में देखते हैं जिस तरीके से वो वारदात होती है, मरने वाले का प्रोफाइल देखते हैं, उसके पीछे बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी बाकी चीज़ें चेक करते हैं, तो हमें काफ़ी हद तक ये क्लैरिटी होती है कि ये किस किस्म का इसमें आंसर हो सकता है। जहाँ तक किसी सियासी पार्टी का नाम आया तो वो उस इलाके में उनको शहीद किया गया जहाँ पर लामहला इस किस्म की एक्टिविटीज़ और टारगेट किलिंग होती रही हैं और माजी में उनके लोग मिलते रहे इसके अंदर, तो उस पर भी शक किया गया और पुलिस ने हर पहलू पर उसकी तफ्तीश की। तो उसमें कलदम तंजीमों के लोगों पर भी काम किया, सियासी पार्टी के लोगों पर भी काम किया और आखिर जो चीज़ निकली वो ये निकली कि वो लश्कर जंगवी ने जो नईम बुखारी का ग्रुप था इसमें वो लोग मुलविस थे और ये वो टेररिस्ट हैं जिनका पीछे ट्रैक रिकॉर्ड भी मौजूद है। सब मगर ये जो नेटवर्क है नईम बुखारी का, इस हवाले तो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि इसे तोड़ दिया गया है इस नेटवर्क को, तो फिर इतनी हाई प्रोफाइल कार्रवाइयां यही नेटवर्क कैसे करता रहा?
डीजी एसपीआर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल परफेक्ट इसलिए थी कि जब मास्टरमाइंड पकड़ा जाए, उसका सेकंड कमांड पकड़ी जाए, उसका तीसरी टीयर पकड़ी जाए, तो वो लोग तो पकड़े गए इनकी। अब नीचे जो लोग रह जाते हैं, अगर 2 लोग भी थे ये और 2 लोग मिलके इस तरह की टारगेट किलिंग शहर में कर रहे थे। जब नीम बुखारी था तो एक्सप्लोजिव भी इस्तेमाल होता था, सुसाइडल भी इस्तेमाल होता था, आईडीज भी इस्तेमाल होती थी। तो वो अब क्योंकि वो पकड़े जाने के बाद उसकी वो सलाहियत खत्म होगी, तो उनके जो पीछे लोग बच गए, तो कम से कम टारगेट किलिंग की सलाहियत उनमें मौजूद है। तो टारगेट किलिंग के हवाले से उन्होंने ये सॉफ्ट टारगेट, अगर आप सारे देखें चंद एक के अलावा, कि सॉफ्ट टारगेट थे जिन्होंने टारगेट किया और पूरे शहर को एक मतलब खौफ की फजा कायम कर दी और उसमें उनको कामयाबी हासिल हुई। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसमें कंफर्म 100% जो है वो लश्कर जंगवी इन्वॉल्व थी। इन लोगों ने ये सारी कार्रवाई की जिसमें अमजद साबरी साहब का भी कत्ल शामिल है। मतलब ये आप कह रहे हैं कि 100% इन्वॉल्व थी, मगर मसला ये है कि जब असलम चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस वक्त भी इसकी गिरफ्तारी शो की, और जब चौधरी असलम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सहाफी ने सवाल किया तो ये पहले भी गिरफ्तार होकर रिहा हो चुका था, फिर चौधरी असलम साहब ने गिरफ्तार किया, फिर रिहा हो गया, अब आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये कैसे मान लिया जाए कि इस दफा पक्की इंफॉर्मेशन है आपकी और इसको सजा होगी और ये दोबारा रिहा नहीं हो जाएगा? देखिए, बदकिस्मती यही है कि जो मुलजमान पकड़े तो जाते हैं, उसके बाद फिर फॉलो अप नहीं होता, ये हकीकत है। लेकिन इस वक्त जो पिछले 5-6 साल से हो रहा है, और जब समझेंगे 4-1 साल समझ खास तौर पे, कि जिस तरीके से टेररिज्म को डील करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मुझे सीरियसनेस नज़र आ रही है। मैं 2002 से इस फील्ड में हूँ, लेकिन सीरियसली जो सीरियसनेस नज़र आई है वो अभी से एरिया में नज़र आई है। जहाँ तक चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिल्कुल ठीक थी, और उस वक्त भी सेक्टेरियन किलिंग में इन्वॉल्व था, और उन केसेस में जमानत पर 15 मार्च में बारह है, और आगे इस लड़के के साथ मिलकर इसने कार्रवाई शुरू कर दी। मगर आप लोग ये डिसाइड नहीं करते जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ मीडिया के लिए दुरुस्त नहीं है, बल्कि अदालत के लिए भी दुरुस्त हो, ताकि अदालत से सजाएं हो। आप ही के डिपार्टमेंट के ख्वाजा नवीद साहब हैं, उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि शीबा अहमद है ये सफूरा के वाक़े में इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी चार्जशीट बनाई, उसके बाद जो कोर्ट में चार्जशीट पेश की उसमें ये सारे इल्जामात नहीं थे, बाद में शीबा अहमद रिहा हो गया। तो इस किस्म के जब इल्जामात लगाते हैं सिर्फ मीडिया के लिए होते हैं या वो अदालत के लिए भी होते हैं? आप ये जो बातें आज आपने मीडिया पर की हैं या आप अदालत में भी बताएंगे? मैं इंशाल्लाह आपको श्योरिटी देता हूं कि जो मैं मीडिया पे कह रहा हूं और जितने केसेस के बारे में आपको कहना चाहता हूं, इंशाल्लाह इनके अंदर क्योंकि एविडेंसेस मौजूद हैं, और आप देखेंगे चार्जशीट में वो तमाम चीज़ें और तमाम तकाजे जो इन्वेस्टिगेशन के वो पूरे किए जाएंगे, और इंशाल्लाह इनको इस केस में सजा होगी। मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, ये दावा नहीं कर रहा, इंशाल्लाह इसका मैं आपको साबित भी करूंगा। वैसे ये नईम बुखारी ग्रुप के 2 लोग आपने पकड़े हैं, ज़ाहिर इतने हाई प्रोफाइल केसेस में इन्वॉल्व थे जो आप कह रहे हैं। क्या नईम बुखारी जो तहवील में है, जिसके हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी डीजी एसपीआर की तरफ से, उस तक आपकी एक्सेस है? वो पुलिस की तहवील में है, कहीं और है? वो अभी तक तो जिनके पास था, जिन्होंने गिरफ्तार किया था, उनकी तहवील में गालिबन मुझे इसकी कंफर्मेशन इसलिए नहीं कि मेरे पास उसका कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो वो शायद उसका ट्रायल स्टार्ट हो चुका है या होने वाला है करीब। आपकी अगर तहवील में नहीं है तो जो इन्फॉर्मेशन की एक्सेस होती है, एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, उसका अगर कोई नेटवर्क है जो शहर में कार्रवाइयां कर रहा है, आपकी उस तक रसाई हो, आप उससे इन्फॉर्मेशन मालूम करें ताकि इस नेटवर्क के लोगों को पकड़ें, तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको उस तक एक्सेस नहीं है, ये हो क्या रहा है शहर में? फिर आप अलग से इंडिविजुअली केसेस को ट्रेस बैक करते हैं और पकड़ते हैं, अगर आपकी एक्सेस ही नहीं है उस शख्स तक जो कि पकड़ा गया था। देखें जी, ये सीरियस बात तो यही है कि हमें सबको एक दूसरे के अंदर फुल एक्सेस होना चाहिए। जिस तरह आज मेरे ये मुलजमान पकड़े गए, तो मैंने सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं रखा, हमने तमाम पाकिस्तान के हसास इदारों को फौरी तौर पर इतला की, तमाम लोग यहाँ पर आए, हर बंदे ने घंटों उनके साथ इंटरोगेशन किया, घंटों उसको वेरीफाई किया, घंटों उसके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की। हम क्योंकि मुतमईन थे, हमें पता है कि हमारे लोग ठीक पकड़े गए हैं, तो इंशाल्लाह ये जो आप बात कर रहे हैं ये आस्ते आस्ते इंप्रूव हो रही है, और इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ हमारा जो कोऑर्डिनेशन है पहले से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। राज उमर खत्ताब साहब हमारे साथ मौजूद थे। सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं कि इसके अलावा भी कई केसेस हैं, ना सिर्फ अमजद साबरी और दूसरे केसेस, क्योंकि मीडिया में हेडलाइंस बनाते रहे कुछ और, बाद में हकाइक निकले कुछ और, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कुछ और, बाद में हकाइक निकले कुछ और, क्योंकि दावे बड़े बड़े किए जाते हैं मगर साबित नहीं किए जाते। गुज़िश्ता साल 16 सितंबर को सीटीडी ने दावा किया कि उन्होंने अलकायदा बरे सगीर की माली मुआवनत करने वाले मुबैना दहशतगर्द शीबा अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम ने सफूरा हमले की भी माली मुआवनत की, मगर जब बाद में पुलिस ने चालान जमा कराया तो वो एक कमज़ोर चालान था। ये सारे इल्ज़ाम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए वो अदालत को नहीं बताए, जिसकी वजह से मुलजिम शीबा अहमद को 29 जनवरी को जमानत पर रिहा कर दिया गया। कमज़ोर तफ्तीश, नाकाफी शवाहिद के साथ साथ पुलिस अक्सर हाई प्रोफाइल केसेस में कई मुलजिमान के मुलविस होने का दावा करती रही है। एक ही कत्ल का इल्ज़ाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पर भी लगाया जाता है और फिर एक और पुलिस अफसर इसी कत्ल का इल्ज़ाम अलकायदा बरे सगीर पर लगा देता है। सितंबर 2014 में जामे कराची के प्रोफेसर शकील औज को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। 28 जनवरी 2015 को उस वक्त के कराची पुलिस चीफ AIG गुलाम कादिर थेबो ने दावा किया कि प्रोफेसर शकील औज को कत्ल करने वाले मुलजिम का ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है। पुलिस के इस दावे के कुछ ही अरसे बाद
गुज़िश्ता साल मई में अलकायदा बर सगीर ने अपने एक वीडियो पैगाम में प्रोफेसर शकील औज के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की और इस बात की तस्दीक हमारे प्रोग्राम में उस वक्त के कराची पुलिस चीफ AIG मुश्ताक मेहर ने भी की और कहा कि यह बात दुरुस्त है कि अलकायदा बर सगीर इसमें मुलव्विस है। इल्ज़ाम लगा दिया जाता है मगर साबित नहीं किया जाता। एक ही कत्ल का इल्ज़ाम मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद पर डाल दिया जाता है। फरवरी 2015 में साबिक SSP मलिर राव अनवार ने दावा किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में SSP एजाज हैदर और नेमत अली रंधावा को कत्ल करने वाले दहशत गर्द मारे गए मुल्जिमान का ताल्लुक अलकायदा से है और उन पर नेमत अली रंधावा के कत्ल का इल्जाम लगाया गया। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तकरीबन 3 साल पहले उस वक्त के कराची पुलिस चीफ शाहिद हयात ने दावा किया था कि नेमत अली रंधावा को MQM ने कत्ल किया। कराची में इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने अदम सबूत पर रॉ के मुबैना एजेंट ताहिर लंबा, इम्तियाज और जुनैद को बरी कर दिया। अब ये आप जरा गौर से सुनिए क्योंकि समाअत के दौरान जज अब्दुल नईम मेमन ने रिमार्क्स दिए कि प्रोसिक्यूटर मुल्जिमान के खिलाफ केस पेश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। वो लोग जिन पर रॉ के इन्वॉल्वमेंट का इल्जाम खुद राव अनवार ने इस मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया था जिसके विजुअल्स आप देख रहे हैं। अदालत के मुताबिक गवाहों के बयानात और पेश किए जाने वाले सबूत में यकसानियत नहीं है जबकि पुलिस की जानिब से नाकिस तहकीकात की गई हैं। अदालत ने न सिर्फ मुल्जिमान को 5 केसेस में बरी कर दिया बल्कि पुलिस के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर दी है। ना शवाहिद मुकम्मल, ना बयानात और सबूतों में यकसानियत और ना ही मुनासिब तहकीकात। हालांकि सिंध पुलिस ने मुल्जिमान के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया था। कहा था कि इनका ताल्लुक भारतीय खुफिया इदारे रॉ से है। 30 अप्रैल 2015 को साबिक SSP मलिर राव अनवार ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 2 मुल्जिमान को मीडिया के सामने पेश किया और दावा किया कि इन मुल्जिमान का ताल्लुक मुत्तहिदा से है, इन्होंने रॉ से तरबियत ली है और यह वही 2 मुल्जिमान हैं जिन्हें अब अदालत ने बरी करते हुए पुलिस को नाकाफी तफ्तीश का इल्ज़ाम लगाया है और पूरा चार्जशीट किया है। राव अनवार ने क्या कहा था जरा सुनिए। ये सरकारी मुलाजिम है, इनका नाम ताहिर उर्फ लंबा और दूसरा जुनैद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम बड़ी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। इन दावों की बुनियाद पर SSP राव अनवार ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर पाबंदी तक का मुतालबा कर दिया। फिर इसके बाद हमारे प्रोग्राम में राव अनवार ने दावा किया कि उन्होंने खुद तफ्तीश की है, इल्ज़ाम गलत साबित नहीं होगा। मतलब आपने एक सियासी जमात के खिलाफ ये जो स्टेटमेंट दिए इसके अगेंस्ट क्या होना चाहिए? सियासी जमात के अगर आप सबूत दे दें तो बिल्कुल ठीक है, उस सियासी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अदरवाइज क्या आपके खिलाफ नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? आपने एक सियासी जमात पर पाबंदी का मुतालबा किया। बिल्कुल मेरे खिलाफ होनी चाहिए। अगर ये चीज़ मेरी गलत हो जाए तो मैं जुर्मदार हूँ। अगर ऐसे लोग यहाँ मौजूद हैं इस पार्टी के जो ट्रेनिंग करके वहाँ आए हैं तो फिर मेरा मुतालबा सही है। आगे कोई मानता है तो माने, ना मानता है तो ना माने। फिर 30 जुलाई को एक बार फिर हमने राव अनवार से इस केस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है। राव साहब, आपने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो बड़ी मशहूर ज़माना प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका क्या हुआ सर? आपने बाकायदा तौर पर कहा था कि सबूत हैं और ये सारे मामलात हैं, रॉ से ताल्लुकात के हवाले से वो केस कहाँ पहुंचा? वो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो रही है, ATC कोर्ट चला रही है, उसमें पुलिस अफसरान के बयान भी हो रहे हैं, सारी चीज चल रही है। मतलब किसी मुल्क में दूसरे मुल्क की एजेंसी मामलात कर रही हो, ये बहुत स्लो नहीं है? कोई और मुल्क होता, अगर इंडिया में किसी SSP ऑफिसर ने ये काम किया होता तो बहुत तेजी से काम नहीं होता, हुआ ही नहीं, आगे नहीं बढ़ा। नहीं, क्यों नहीं पड़ रहा है? सब जगह पड़ा है। मेरे अलावा भी और लोगों ने पकड़ा है, CTD ने पकड़ा है, रेंजर्स ने पकड़े हैं, जो रास्ते ताल्लुकात वाले लोग हैं। इन तमाम बातों के बावजूद ये तीनों मुल्जिमान कानून की अदालत से बरी हो गए। इस केस का एक और अहम पहलू ये भी है कि 24 फरवरी 2016 को रेंजर्स ने 3 मुल्जिमान को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। इन मुल्जिमान को का ताल्लुक भी रॉ से जोड़ा गया। अहम बात यह है कि रॉ के इन मुबैना एजेंट्स का ताल्लुक भी पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान से जोड़ा गया, जिनके बारे में राव अनवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिन्हें अदालत ने रिहा कर दिया। मगर रेंजर्स ने भी इन मुल्जिमान का ताल्लुक रॉ से कहते हुए इनका ताल्लुक उनसे जोड़ा था जिनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस राव अनवार ने की। नासिर उर्फ खजी, रियाज उर्फ लक्कड़ और फ़हीम उर्फ मिर्ची हैं। ये एक बदनाम अस्करी विंग के यूनिट 30 रणछोड़ लाइन सेक्टर का कारकुन है नासिर उर्फ खजी, जो बदनाम अस्करी विंग है उसके यूनिट 32 के लियारी सेक्टर का कारकुन है। इसका जो तीसरा साथी है रियाज उर्फ लक्कड़, ये अस्करी विंग के यूनिट 31 जो कि लियारी सेक्टर का कारकुन है। और ये तीनों दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने रॉ से ट्रेनिंग हासिल की है। सियासी तंजीम की तरफ से दी गई हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए हवाई फायर करना, गाड़ियों को नुकसान पहुँचाना और सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने का भी एतराफ़ किया है। इन तीनों ने जबरी फितरे की सूरत में बत्ताखोरी का एतराफ़ भी किया है।
मगर अब तक ताहिर लंबा और जुनैद के खिलाफ इल्जाम साबित नहीं हुआ, तो उसके बाद जो गिरफ्तारियां हुई जिनका ताल्लुक ताहिर लंबा और जुनैद से था, जिनका ताल्लुक रॉ से था, तो वो किस तरीके से साबित होगा। और जब से ताहिर लंबा और जुनैद रिहा हुए तब से उनका पता नहीं कि वो कहाँ हैं। फैमिलीज कह रही हैं कि उनके बारे में, वेयर अबाउट्स के बारे में पता नहीं है कि वो जब से रिहा हुए हैं। हम राव अनवार से पूछेंगे क्या उनका दावा गलत था, क्या वो आज भी अपने दावे पर कायम हैं कि उन्होंने इनको सही गिरफ्तार किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सही की, जो इल्जाम एमक्यूएम पर लगाए सही लगाए, या वो आज अपनी गलती मानते हैं। एक ब्रेक के बाद ये सरकारी मुलाजिम है, इनका नाम ताहिर उर्फ लंबा और दूसरा जुनैद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तमाम बड़ी क़यादत जो है वो इन्वॉल्व है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, साबित नहीं किए जाते। खुद साबिक एसएसपी मनीर राव अनवार साहब हमारे साथ मौजूद है। राव साहब बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। राव साहब आपने कहा था मगर अगर अब अदालत कहती है ना शवाहिद मुकम्मल, ना बयानात, ना सबूतों में यकसानियत और ना ही मुनासिब तहकीकात की पुलिस ने, क्या कहेंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जिस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके 2 घंटे के बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया, मतलब मुझे हटा दिया गया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसमें जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मैं आज भी उस पर कायम हूं। और आप इस तरह के केसेस में जो है एविडेंस जो है वो दूसरे ममालिक में ये गए हैं, वहां से कलेक्ट करना कुछ चीजें मुश्किल होती हैं। उन्होंने एक अपनी चीज बनाई, ये ग्रुप की शक्ल में जाते हैं। जैसे कि आपने अभी खुद बता दिया कि रेंजर्स ने कुछ लोग पकड़े, उन्होंने भी ताहिर लंबा का नाम लिया। इसी तरह सीटीडी ने कुछ लोग पकड़े हैं और भी इनके ग्रुप के लोग अभी बाकी हैं। मैं आज भी अपनी बात पे स्टैंड करता हूं कि आज भी आप इनको किसी भी इंडिपेंडेंट ऐसी एक कमेटी अदारा बना दें और इन्वेस्टिगेट करा लें, क्योंकि देखें हम वहां से दिल्ली से तो मैं एविडेंस नहीं ला सकता। नहीं, मगर रावत साहब मैंने आपसे उस वक्त भी पूछा था कि क्या आपके पास सबूत हैं, और सबूतों के बारे में मैंने आपसे डिटेल्ड बात की थी कि जो फाइनेंशियल ट्रेल होता है, जो कम्युनिकेशन होती है, वो सब हैं। आपने क्या सिर्फ इन्हें पकड़ा, इन्होंने बयानात दिए, उस बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या? फिर अगर सबूत नहीं थे और आपको दिल्ली जाना था सबूत लाने के लिए और आपने मुत्तहिदा पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया था? इम्तियाज कमांडो इनके साथ इन्होंने वही पॉइंट आउट किया, वो जेल में था, उसको भी हम बाद में है ना वो दूसरे इन्वेस्टिगेशन वाले लेकर आए, लेकिन इन्वेस्टिगेशन फिर सही नहीं हुई। पुलिस का मोरल डाउन हुआ, पुलिस का एक अफसर को ट्रांसफर कर दिया गया, सारा चीज को फेल कर दिया गया। और उसके बाद उस एविडेंस अभी भी, ये इसके जजमेंट ऑर्डर अभी मेरे पास नहीं आया, लेकिन जो मैंने सुना है उसमें किसी ने मुलजिम को शनाख्त करने में कोई नाम ताहिर की जगह दूसरा जुनैद कह दिया, जुनैद की जगह ताहिर कह दिया, और इस तरह की चीजें 1.5 साल हो गई ना वो उस वक्त मौके के गवाह होते हैं। राहुल साहब अभी आप पिछले दिनों, जब आप पिछले दिनों मेरे साथ मौजूद थे तो आपने कहा, और मैंने ये पूछा कि क्या हुआ उस केस का, तो आपने कहा अदालत में चल रहा है और आप कॉन्फिडेंट थे कि दूसरे तरीके से चल रहा है। पहले आपने मुत्तहिदा पर इल्जाम लगाया, अब आप कह रहे हैं अदालत में सही परसू नहीं हुआ। जब आप कहते हैं ऑफिसर ट्रांसफर हो गया, यानी सिंध हुकूमत ने ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया इस केस से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को बचाने के लिए। नहीं देखें, अब चाहे वो जो भी हुआ, लेकिन एक बात है ना, केस में तो फर्क आ गया ना। जो अफसर जिसने पकड़ा है, जो इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करता, इसकी सुपरविजन करता, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। उसके बाद इस केस को वो किया। मैं आज भी ये चीज पे कहता हूं कि अगर ये ताहिर लंबा और जुनैद इंडिया से ये ट्रेनिंग लेकर नहीं आए तो मुझे बीच चौराहे में खड़ा करके गोली मार दी जाए, मैं वो खून भी माफ कर दूंगा। लेकिन ये मैं अदालत से लोग बरी होते हैं। रेड हैंडेड जो है मोबाइल छीनने वाला पकड़ा जाता है, वो अदालत से बरी हो जाता है, सिर्फ इस वजह से बरी हो जाता है कि उस वक्त मौके पे जो भी। मगर राहुल अनवर साहब देखिए, मसला ये है कि वो जो ये जो ऐसे लोग जो पकड़े जाते हैं उसके लिए कोई एसएसपी लेवल का, और आप जाहिर है एसएसपी हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना करता। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 1 घंटे की, सबूत दिखाए और आपने कहा कि आपके पास वाज़े तौर पर सबूत मौजूद हैं जो प्रूव होंगे, वरना आप मुजरिम हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि इनकी कन्फेशन के अलावा आपके पास ऐसा क्या सबूत था जो आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि ये केस अदालत में प्रूव होगा? क्योंकि आपको भी पता था ना कि ये केसेस नहीं होते और लोग मुकर जाते हैं, तो कोई और क्या सबूत था आपके पास? देखें, जो 164 मैं कराता ना, उसका 164 नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे उनकी इसका भाई जुनैद का जावेद लंगड़ा जो है दिल्ली में, आज भी उसने वहां की नेशनलिटी ली है, जो वहां ये बिल्डिंग में लोगों को रख के ट्रेनिंग कराता है, कैंप चलाता है।
और ये इनकी पूरी फैमिली वहां आती जाती है। इसमें बहुत सारी चीजें एविडेंस राहुल साहब ये चीज तो प्रूव करनी थी ना अदालत के सामने। हाँ, तो मैं कलेक्ट करता, लेकिन मुझे तो आप लोगों ने, मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे तो गवर्नमेंट ने हटा दिया। आपको अभी तो हटाया है, अभी हटाया है। आप 1.5 साल तक थे ना, पहले जब हटाया उसके थोड़े दिन बाद आप वापस आ गए। नहीं, लेकिन केस तो चालान हो जाता है ना। केस को बाद में हटाने के बाद मैं क्या करूंगा 10 महीने के बाद? माजरत के साथ मैंने तो आपसे भी पिछले दिनों बात की थी, तो आप कॉन्फिडेंट थे। जब मैंने आपके हटाने के बाद और लगाए जाने के बाद आपने कहा अदालत में चल रहा है, दुरुस्त चल रहा है, तो आप तो कॉन्फिडेंट थे कि ठीक चल रहा है अदालत में। नहीं, केस मैंने आपको बताया कि केस वहां चल रहा है और पुलिस अफसर जिन्होंने भी तफ्तीश की है अपने बयान दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने बयान दिए, लेकिन एक कुछ गवाहों की ऐसी चीज थी कि जिन्होंने रद्दोबदल किया, या गवाह भी बिक जाता है या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन मैं आज भी आपको ये कहता हूँ और लोग भी पकड़े जाएंगे, ताहिर लंबा का भी नाम आएगा, जुनैद का भी आएगा। ये बातें आज नहीं तो बात। तो राव साहब आप ये कह रहे हैं, आप अदालत को हमारे प्लेटफॉर्म से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आपको बुलाएं और आप हर किस्म के सबूत देने के लिए तैयार हैं, और आप पुलिस से कह रहे हैं कि इस मामले की अपील में जाएं और इस मामले को आगे परसू करें। आप इस बात को प्रूव करने के लिए तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं। और देखें, हमेशा अभी ख्वाजा इजहारुल हसन को जो है पुलिस ने बेल पे छोड़ा। किस वजह से छोड़ा? कि अभी नाकाफी शहादतें हैं। ये नहीं कहा कि ये बयाना जो है ये इसने ये काम नहीं किया, सिर्फ नाकाफी शहादत पे छोड़ा है। इस वजह से फिर उसके बाद उसने अपनी बेल जाके हाई कोर्ट में कंफर्म कराई है। ये भी जो चीज हुई है नाकाफी शहादत पे हुई है। इसका सवाल तो राव साहब, इसका सवाल आप पर होता है। राव अनवर साहब, माजरत के साथ आपसे सवाल उठता है कि अगर नाकाफी शहादतें थी, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नेशनल मीडिया पर, अगर नाकाफी शहादतें थी, आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली के घर पे चले गए, उसे घसीटते हुए आपने कह रहे थे आप तो नाकाफी शहादत। सवाल आपसे पैदा होता है, दूसरों से नहीं। वो तो उन्होंने 15 मिनट में नाकाफी शहादतें कहा ना, मैंने तो नहीं कहा था। मैं तो है ना अभी लेता, देखें पुलिस को टाइम दिया जाता है, 14 दिन दिए जाते हैं। 780 के केसेस में 30 दिन दिए जाते हैं, 45 दिन दिए जाते हैं, इस तरीके से केसेस होते हैं। तो उसमें जो है जब टाइम ही आप किसी को नहीं दोगे तो वो क्या एविडेंस कलेक्ट करेगा? साहब आप खुद करते हैं, आप खुद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर जो ख्वाजा इजहारुल हसन के साथ हुआ, या आप खुद करते हैं जिसमें आप आईजी को भी नहीं बताते, चीफ मिनिस्टर को भी नहीं बताते, बाद में बरतरफ कर दिए जाते हैं, इनफैक्ट सस्पेंड हो जाते हैं, या किसी के कहने पे करते हैं जो कि ना हुकूमत है ना आपका अपना आईजी है? कैसे करते हैं ये? नहीं, कोई मैं ना किसी के कहने पे करता हूँ। बिल्कुल मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को सच्ची चीज बताऊं, जिसमें मैं 100% मुतमईन होता हूँ, वो बात मैं करता हूँ। मैं कोई ऐसी गलत बात लोगों को तक नहीं पहुंचाऊंगा, ना किसी पे इल्जाम लगाऊंगा। मैं ताहिर लंबा को क्यों पकड़ता है? इसके अलावा फैक्ट वो होता है जो प्रूव होता है, जो अदालत के फोरम पर साबित होता है। फिर सबको पकड़ के कहता है फैक्ट वो नहीं है ना। देखिए, अगर आपकी पर्सनल बायसेस है किसी पार्टी के खिलाफ, फैक्ट वो नहीं है जो आपने सोच लिया, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के घर में चले गए, रेड कर दिया, एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी नेशनल मीडिया पर। फैक्ट वो है जो आपने अदालत में साबित करना है प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर। ये फैक्ट वो थोड़ी जो आप अज्यूम कर रहे हैं। नॉन बेलेबल सेक्शन है, 3 FIR है, उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? तो आपकी दराज में होती है FIR, आप निकाल लेते हैं। वसीम अख्तर के खिलाफ भी निकाल ली, ख्वाजा इजहार के खिलाफ भी अचानक निकाल ली। दराज में FIR नहीं होती है, ये FIR पुरानी कटी है और उसका सीरियल नंबर होता है। वो अगले दिन सुबह जो है कोर्ट में जाती है FIR। राव साहब, आप रिस्टोर कब हो रहे हैं? कुछ हुआ है? मामला आपके तय पाए हैं? आपको बताया कुछ हुकूमत ने? नहीं, मुझे कोई पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपने तौर पे आराम से मुतमईन हूँ। ना मैंने कोई ऐसा गलत काम किया है, ना मेरी कोई पर्सनल वो थी उसमें, ना मैंने कोई अपने किसी लालच में किसी को पकड़ा है, ना मैंने उनसे उधार लेना था। मैंने बिल्कुल अपना फर्ज निभाया है, सही काम किया है। साहब, आप दूसरे पुलिस वालों को भी यही एडवाइस करेंगे कि जो सबूत उन्हें ठीक लगे उस पर 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया करें, अगर ठीक लगे तो किसी के घर पर भी जाके रेड कर दिया करें, गिरफ्तार कर लिया करें, चाहे वो MPA हो, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो। आप दूसरों को भी यही एडवाइस करेंगे एज अ प्रोफेशनल ऑफिसर, या अदालत में जाके प्रूव क्या करें फिर मीडिया पर आया करें? क्या एडवाइस करेंगे? नहीं, देखें अदालत में तो बाद में जाके होता है ना। आप है ना, पुलिस FIR होती है तो पुलिस तो अरेस्ट करती है। बहुत शुक्रिया राव अनवर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राव अनवर साहब कह रहे मैं आराम से बैठा हूं और मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूं। उनके ज़ाहिर रिस्टोर होने के हवाले से अफवाहें आ रही थी जो अभी तक नहीं दुरुस्त साबित हुई हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे पनामा लीक्स की। आखिरकार वजीर आजम के बच्चों ने जवाब जमा करा दिया, लेकिन अब भी बहुत से सवाल बाकी हैं। क्या हैं आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।
सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक्स में आज भी अहम पेशरफ्त हुई। आज वजीर आजम नवाज शरीफ के तीनों बच्चों ने अपने तहरीरी जवाब जमा करा दिए, मगर जवाब के साथ शवाहिद जमा नहीं कराए। तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि हमारे पास सारे सबूत हैं, उन्होंने भी वो सबूत अभी तक नहीं जमा कराए जिनको कहा जाए कि जी मामला ही ख़त्म कर दिया, ये सारे सबूत इनके पास मौजूद थे। और वो कहती है कि हम कमीशन के सामने सारे सबूत रखेंगे। आज अदालती कार्रवाई के बाद जारी होने वाले तहरीरी हुक्म के मुताबिक मरियम हुसैन और हसन नवाज की तरफ से तहरीरी जवाब दाखिल किए गए। जवाबात के साथ मुतालिका दस्तावेजात दाखिल नहीं की गई। अदालत फरीक़ैन मुकदमे को हिदायत करती है कि तमाम दस्तावेजात जमा कराएं। इसके बाद कमीशन के रूबरू कोई दस्तावेजात जमा नहीं कराई जा सकेंगी, अदालत ने कहा। अदालत खुद भी इन दस्तावेजात का जायजा लेना चाहती है, ये अदालत ने कहा। आज पनामा लीक्स की तहकीकात करने वाले लार्जर बेंच के सामने सलमान असलम भट्ट एडवोकेट ने वजीर आजम नवाज शरीफ के बच्चों मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज की जानिब से जवाबात दाखिल किए, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इन तीनों में से कोई भी नवाज शरीफ की ज़ेरे किफ़ालत नहीं और ना ही किसी के पास कोई अवामी ओहदा है, ना ही इन्होंने 1993 और 1996 में कोई जायदाद खरीदी। मरियम नवाज ने जवाब में लिखा कि उन पर ऑफशोर कंपनी की मिल्कियत के बारे में लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं और वो किसी जायदाद की मालिक नहीं। मरियम 2011 में भी वजीर आजम की किफालत में नहीं थी। वो नीलसन और नेस्को नामी कंपनी की ट्रस्टी हैं, लेकिन वो इन ऑफशोर कंपनियों से कोई फायदा नहीं लेती, ना ही वो किसी कंपनी की बेनिफिशियल ओनर हैं और ना ही कभी रही हैं। इस हवाले से जो भी दावे सामने आ रहे हैं वो गलत हैं। हुसैन नवाज ने तहरीरी जवाब में लिखा कि वो 16 साल से बैरून मुल्क कानून के मुताबिक कारोबार कर रहे हैं। जनवरी 2006 से पहले उनकी या उनके खानदान की लंदन में जायदाद नहीं थी। हुसैन नवाज ने 2011 में वजीर आजम नवाज शरीफ को $19 लाख से जायद की रकम तोहफे में दी और नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को 3 करोड़ 17 लाख रुपए और हसन नवाज को 1 करोड़ 94,59,440 रुपए तोहफे में दिए। हसन नवाज ने लिखा कि वो 22 साल से बैरून मुल्क मकीम हैं और कानूनी तरीके से अपना कारोबार कर रहे हैं। सबसे अहम यह है कि मरियम नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो नीलसन और नेस्कोल की ट्रस्टी हैं, बेनिफिशियल ओनर नहीं, मगर ICIJ की वेबसाइट उन्हें बेनिफिशियल ओनर कह रही है। जब हुकूमत ने ICIJ से वजीर आजम का नाम हटवाने के लिए राब्ता किया और लिखा कि वजीर आजम का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, आप नाम हटवाइए, तो मरियम नवाज के हवाले से राब्ता क्यों नहीं किया गया और उनका नाम बेनिफिशियल ओनर के नाम से क्यों नहीं हटवाया गया? अहम मामला है। वजीर आजम के बच्चों ने जवाब तो जमा करवाया मगर दस्तावेज़ात जमा नहीं करवाई। आज बेंच के रुकन जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने भी कुछ सवालात उठाए और रिमार्क्स दिए कि अदालत को मुतमईन करें कि रकम कानून के मुताबिक बैरून मुल्क मुंतकिल की गई। ट्रांजैक्शंस का अगर कोई कंट्रोल, ट्रस्टीज का अगर कोई कंट्रोल नहीं तो इसका काम क्या है? आपको सिर्फ खानदान के ज़राए आमदनी और रुकूम की बैरून मुल्क मुंतकली साबित करना होगी। अगर साबित ना कर सके तो मुश्किलात होंगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात बहुत अहम हैं और जैसा कि अदालत ने कहा, अगर उनके जवाब ना मिले तो शरीफ खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ भी सकती हैं। साथ ही आज अदालत ने इंदिया दिया कि केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा और आगाज वजीर आजम नवाज शरीफ से ही होगा। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि पनामा लीक्स में सामने आने वाले तमाम नामों की तहकीकात होगी तो ये भी 20 साला मंसूबा बन जाएगा। हाकिम का मामला दूसरों से अलग होता है। वजीर आजम की पोजीशन दीगर अफराद से मुख्तलिफ है। पेशगी दस्तावेजी सबूतों से मुजव्विज़ा कमीशन को कम से कम वक्त में फैसला करने में मदद मिलेगी और इस मामले को आम केस की तरह सुना गया तो मुकदमा सालों चलेगा। अहम बात यह है कि अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकील हामिद खान से दरियाफ्त किया कि उनके पास इस मुकदमे से जुड़े मजीद कोई शवाहिद हैं, तो उनका जवाब था कि उन्होंने सब पहले ही जमा करवा दिए हैं। अदालत का कहना था कि उसके पास 2 रास्ते हैं कि वो दस्तावेजी शवाहिद को का खुद जायजा ले कर फैसला करे या फिर शवाहिद देख कर कमीशन तश्कील दे दे जो उनके हवाले से तहकीकात करे। हामिद खान का इसरार रहा कि यह कमीशन की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो मजीद शवाहिद हासिल करे। हालांकि उससे पहले तहरीक इंसाफ कहती रही कि पनामा तो खुद शवाहिद हैं और किसी शवाहिद की जरूरत नहीं। तहरीक इंसाफ चाहती है कि कमीशन बने और फिर मजीद शवाहिद जमा करे, ये हामिद खान साहब ने कहा। हालांकि इससे पहले तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ इख्तियार करती रही कि पनामा इल्ज़ाम नहीं खुद सबूत है। और सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम बात यह थी कि नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने भी पटिशन दायर की हुई है जिसमें इमरान खान और जहांगीर खान तरीन की जो ऑफशोर कंपनियां हैं उन्हें कहा गया है कि उनके लिए भी एक लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए जो इसकी तहकीकात करे। उसकी 15 नवंबर तक जवाब जमा कराने का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी चार्टर्ड फर्म फर्गूसन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज के टैक्स गोशवारों को कानून के मुताबिक करार दे चुकी है और अपने जवाब में लिखा है
कि वजीर आजम ने 2011 में मरियम नवाज को अपने ज़ेरे किफ़ालत जाहिर नहीं किया, मगर अब भी कई सवालात हैं जिनके जवाब सामने आना जरूरी है। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद है। जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। फर्गूसन ने कह दिया कि ऐसा मसला नहीं है वजीर आजम के टैक्स गोशवारों में और मरियम नवाज के। आज अगर फाइनेंशियल ट्रेल दे देते मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चे तो मसला यही खत्म हो सकता था। क्यों मजीद वक्त मांगा गया, जिस पर इमरान खान साहब ने भी एतराज किया कि मजीद वक्त मांग रहे हैं, पहले इतना टाइम ले चुके। इमरान को तो जो भी होता है वो एतराज ही हो सकता था। जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, देखें हम एक प्रोसेस से चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी डिफेंडेंट्स हैं उनको रिस्पॉन्स करना है, और चूंकि काफी डिफेंडेंट्स थे और लॉयर सलमान भट्ट एक ही हैं, तो पहले वजीर आजम की तरफ से और कैप्टन सफदर की तरफ से और वजीर खजाना की तरफ से रिस्पॉन्सेज फाइल हो चुके थे। आज के दिन हमें रिस्पॉन्स फाइल करने का कहा गया था, सो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हम रिस्पॉन्स फाइल करते हैं। अब आज कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और बिल्कुल सही ऑर्डर दिया है कि जी दोनों पार्टी शवाहिद लेके आए, और हम बिल्कुल मुतमईन है शाहजेब कि हम जितने भी शवाहिद हैं जो कि इस सारे उसको कंफर्म कर देंगे कि जी जिसमें मनी ट्रेल भी शामिल है, जिसमें जी 2005 के हवाले से जो खरीदा गया अपार्टमेंट है वो भी शामिल है, और जो भी सवालात हैं वो तमाम के तमाम, और ट्रस्ट डीड है मरियम नवाज की तरफ से, वो तमाम शवाहिद इंशाल्लाह ताला हम अगले मंगल से पहले या मंगल तक फाइल कर देंगे। जुबैर साहब, ये बड़ी अहम बात है आप कह रहे हैं, और क्योंकि जुबैर साहब आप फाइनेंस की बहुत जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्या खुद ने आपने हुसैन नवाज ने हसन ने आपको वो पूरा फाइनेंशियल ट्रेल दिखाया है जिससे आप खुद कन्विंस्ड है, जाती तौर पर बतौर एक फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग रखने वाला शख्स जो दिफा भी कर रहा है नून लीग का, आप खुद कन्विंस्ड है कि अदालत में कन्विंसिंग सबूत है कि कैसे बिजनेस सेट किया गया, कैसे पाकिस्तान से 1 रुपया बाहर नहीं गया, कैसे ये फ्लैट खरीदे गए? एब्सोल्युटली। देखें जी, मसला ये है कि शाहजेब पिछले 6 महीने से जो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली तरीकेकार है ना, वो इतना अनप्रोफेशनल तरीके से एक दफा भी कोई बैठ के एक प्रोग्राम ऐसा नहीं करता कि जिसमें एक प्रोफेशनल तरीके से वजाहत देने का मौका किसी को दिया जाए। सो एक तो होता है कि जी आप ये जो भी फाइनेंसिंग है, जिस तरह लंदन में, वो बोरिंग के थ्रू हो सकती है या अपना पैसा हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला वो बिल्कुल कंफर्म है, कोई ऐसा मसला नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नो इशू। मगर ठीक है जुबैर साहब, मगर साथ में ये बताइएगा कि जो मरियम नवाज हैं वो कहती है मैं बेनिफिशियल ओनर नहीं हूं, ट्रस्टी हूं, मगर आईसीआईजे की वेबसाइट उन्हें बेनिफिशियल ओनर बताती है, आज भी बताती है। जब आपने आईसीआईजे को खत लिखा था कि मियां नवाज शरीफ का नाम आपने गलत डाला है, इसे निकालें, तो साथ में मरियम नवाज के लिए क्यों नहीं खत लिखा कि भाई इन्हें बेनिफिशियल ओनर गलत कहा है, निकालें, क्योंकि वो तो आज भी मौजूद है। जी, पहली बात तो ये है कि ये भी वजाहत करते हैं कि जब हमने आईसीआईजे को कहा था कि वजीर आजम का नाम आपने गलत डाला है, तो उन्होंने निकाल भी दिया था, और ये बहुत बड़ी गलती थी आईसीआईजे की तरफ से कि एक तो उनकी तस्वीर के हवाले से जो इमेज गया पूरे पाकिस्तान में और जिसको रिपीटेडली हमारे चैनल्स में यूज भी किया, वो बिल्कुल एक तासुर गलत था। बहरहाल उन्होंने निकाल दिया। वजीर आजम का इसलिए इंपॉर्टेंट था शाहजेब कि वजीर आजम एक ओहदा रखते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़ा ओहदा उनके पास है, तो उनके लिए जो हमें चैलेंज करना था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जाहिर सी बात है हम एक ऐसे मौके की तलाश में थे, चूंकि पाकिस्तान में केस के बारे में मतजाद पोजीशंस थी, पीटीआई की या पीपल्स पार्टी की या हमारी अपनी, के टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम वो रीच आउट नहीं कर सके, इसलिए हम सबसे ज्यादा पिन डाउन कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट पर कि ये जो केस चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि जिस पर सारा का सारा मुद्दा है कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं और वो डिपेंडेंट तो नहीं है, आप लोगों ने इंतजार किया कि ये मामला अदालत में देख लेंगे, वजीर आजम का नाम निकलवा लेते हैं। जरूरी नहीं समझा आपने उस वक्त ये वाला भी मामला क्लियर कराना, ताकि वजीर आजम के नाम के साथ साथ मरियम नवाज का नाम भी निकाल देते? चूंकि उसमें कानूनी पेचीदगियां बहुत ज्यादा थी कि जी वहां जाके आप केस लड़ेंगे और तमाम चीजें होंगी। देखें शाहजेब, ये तो इतना इसको उछाल दिया गया, वरना अखबारात के हवाले से इस किस्म की चीजों के हवाले से तो हर रोज कुछ ना कुछ आता है। तो हर जगह कानूनी पेचीदगी क्या थी? हुसैन नवाज ने अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही दिखाने थे ना पनामा को, जैसे अपने वालिद साहब के लिए आपने लिखा नवाज शरीफ साहब के लिए, वो दिखा देते, काम खत्म हो जाता। नहीं, काम खत्म कैसे हो जाता? इमरान खान सेटिस्फाई हो जाते? नहीं, अगर आईसीआईजे निकाल देता तो खान साहब बोलते रहते, फिर आईसीआईजे निकाल देता तो फिर केस ही क्या बनता? वजीर आजम का नाम नहीं है, वो अभी भी कटहरे में खड़े। मतलब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये, वजीर आजम का नाम नहीं है लेकिन वो अभी भी कटहरे। वो वही नुक्ता बना रही है ना पीटीआई के, वो क्योंकि उन्होंने उसको डिपेंडेंट दिखाया। और जाहिर अब आप कह रहे हैं और फर्गूसन ने भी कह दिया कि मियां साहब के रिटर्न्स में कोई ऐसी अनॉमली नहीं है।
एब्सोल्युटली शाहजेब में देखे वो तो हिस्ट्री होगी कि करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था। इस वक्त जो सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि मरियम नवाज एक ट्रस्टी हैं और एज अ ट्रस्टी वो कोई भी बेनिफिट उन दोनों कंपनी से नहीं उठा रही हैं। और सब चले आप कन्विंस्ड हैं कि ये अदालत में मामला अगले मंगल से पहले जवाब भी हो जाएगा और आपने जाती तौर पर देख लिया है एक ऐसे शख्स के तौर पर जो फाइनेंस समझता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक कमीशन बना है, एक स्टोरी आई थी, क्या ये एक नया प्रेसिडेंट पाकिस्तान में सेट हो रहा है कि अखबार में खबर आए उसके ऊपर एक कमीशन बने और तहकीकात करे? जरा तफसील से बात करेंगे।